हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अवधेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे एसएचएम। तो ये एसएचएम होता क्या है, ये पता करना है पहले। एसएचएम होता क्या है? तो एसएचएम की बात करें तो एसएचएम की बात करें इससे पहले हम ओसिलेशन की बात करते हैं। तो ओसिलेशन वही मोशन होता है जो जो अपने आप को रिपीट करे, जो अपने आप को रिपीट करे। अब ये जो अपने आप को रिपीट करे वो एसएचएम होता नहीं है। तो ओसिलेशन में ही होता है पीरियोडिक। एक ओसिलेशन का ही एक प्रकार होता है पीरियोडिक मोशन। ये क्या होता है? ये ऐसा मोशन है होता है जो एक निश्चित समय के बाद अपने आप को रिपीट करे। रिपीट करे। आप सोचेंगे अभी ये भी तो उस एसएचएम होता ही नहीं है। एसएचएम की इतनी सी कंडीशन नहीं है। अब इसके बाद एसएचएम का होता है। एसएचएम वही होता है जिसमें, अब एसएचएम की कुछ महत्वपूर्ण कंडीशन नोट कर लीजिए, ये पॉइंट अच्छे से मैं लिख रहा हूं। एसएचएम में फोर्स वेरिएबल होता है। फोर्स वेरिएबल होता है और एसएचएम की ये महत्वपूर्ण कंडीशन ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स मीन्स फोर्स हमेशा मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगा। अभी हो गया ये बात। और एसएचएम की एक और कंडीशन, एसएचएम में एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0 होगा। एसएचएम में मीन पर बी मैक्स होगा। एसएचएम में एक्सट्रीम पर फोर्स मैक्स होगा। एसएचएम में मीन पर फोर्स मिनिमम होगा। ये तो हो गई एसएचएम की कुछ बेसिक बातें और कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो ओसिलेशन होगा, नो डाउट, लेकिन एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम मतलब होता है सरल आवर्त गति। अभी सरल आवर्त गति है, सरल मतलब इजी। तो ये हर बार सुंदर केस नहीं होता है। जब ये सबको फॉलो करेगा, ये सबको, तब जाके सुंदर केस बनेगा। एसएचएम एक कैसा केस है? सुंदर केस है। तो सुंदर केस है तो इस सुंदर केस हमेशा नहीं होता है। हर फेज तुम्हारे लाइफ का सुंदर नहीं होता है, इसलिए सुंदर बनाने के लिए बहुत काम करना चाहिए। अभी तो हो गई एसएचएम की परिभाषा। अब एसएचएम को हम देखेंगे कैसे, कैसा लगता है एसएचएम, वो देखते हैं। चलिए, तो मान लीजिए हम एसएचएम को एक उससे कंपेयर कर जा सकते हैं। जैसे कोई पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूसीएम। अच्छा, एक चीज आप जानते हैं यूसीएम में ओमेगा क्या होता है? अरे यार, कांस्टेंट होता है यूसीएम में। यूसीएम में एंगुलर स्पीड एंगुलर एक्सिलरेशन नहीं होता। ये क्या बोल दिया? एंगुलर एक्सिलरेशन नहीं होता। अरे नहीं होता यार, एंगुलर एक्सिलरेशन नहीं होता। ये किसने कह दिया एंगुलर एक्सिलरेशन? अरे नहीं होता, मान लो नहीं होता। और का नहीं होता? और ये ओमेगा कांस्टेंट रहता है। तो ये इस एसएचएम को मान लीजिए, ये कोई एक पार्टिकल है, ये मान लीजिए इस एक्सिस पर एसएचएम कर रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे।
अब इसकी हम इमेज अगर ऐसे ड्रॉन करें तो तो इसकी जो इसका जो शैडो हम देखेंगे वो इस सर्किल में मूव करता रहेगा। जैसे पार्टिकल यहाँ पे आया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, इसका शैडो यहाँ पे आया, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये इसका शैडो मान लीजिए ये मीन पोजीशन है, तो यहाँ से ऐसे मिलाने पर तो ये हमेशा इसी सर्किल में घूमता रह जाएगा इसका शैडो। तो इसे हम एक यूसीएम की तरह इससे कंपेरिजन कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी समय पर, मान लीजिए किसी समय पर वो पार्टिकल जो है यहाँ कहीं रहा होगा, यहाँ पर कहीं, और उस समय वो थीटा एंगल बना रहा होगा। समझ में आया? तो ये जो डिस्टेंस होगी यही तो वाई में चली गई दूरी है, यही तो डिस्टेंस है वो। तो ये जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी? मान लीजिए इसका एम्पलीट्यूड कितना था, इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है। तो अगर जो एम्पलीट्यूड होगा वो इसका सर्किल का रेडियस होता है, तो वो इसका रेडियस हो गया। समझ में आया? तो ये दूरी कितनी हुई वाई। अब आप ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, ये दूरी ए है तो ये दूरी अगर ये दूरी इसका रेडियस है ए है, इसका रेडियस क्या है ए, इसका रेडियस क्या है ए, तो अगर ये दूरी ए है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी ए कॉस थीटा हो जाएगी, ये दूरी ए साइन थीटा हो जाएगी, और ए साइन थीटा ही वाई है। अब हम जानते हैं कि यूसीएम में जो थीटा होता है वो ओमेगा टी के बराबर होता है। कैसे? अरे आप लोग इतना नहीं जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम एंगल वाले केस में थीटा को दूरी के तरह ट्रीट करते हैं, चाल को ओमेगा के तरह, समय को तो समय ही रहता है। तो उसी प्रकार हम इसे थीटा को ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हो गया। यही हो गया एसएचएम की कंडीशन। लेकिन इस एसएचएम की कंडीशन में इसकी मीन पोजीशन हम कहाँ माने हैं? ई है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन तो हम इसे माने हैं। अगर कोई ऐसा समय आ जाए कि ये अपने मीन पोजीशन पे हो ही ना, तो कुछ ऐसा रहे एसएचएम, मतलब कि कुछ ऐसा ये कुछ एंगल यहाँ से फाई बना के रहे और यहाँ से ये थीटा बनाए कुछ। अब हमें ये दूरी निकाल ली है, ये दूरी निकाल ली है, यहाँ पे था, यहाँ से थोड़ा सा चला, ये दूरी निकालनी है कि कितना दूर चला वाई में। तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा प्लस फाई, ए साइन थीटा प्लस फाई। अब थीटा की वैल्यू ओमेगा टी पुट कर दिए तो वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यही बन गया। यही हो गई एसएचएम की जनरल इक्वेशन, एसएचएम की जनरल इक्वेशन सिद्ध हो गया। अब इसी के साथ एसएचएम की जनरल इक्वेशन खत्म होती है। अब कुछ इस पे छोटे मोटे सवाल होंगे, वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे, तो वो इसको एक इसके तरह ट्रीट कर लें। ये एक फेजर, इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। एक चीज़ और, इसी को कहते हैं फेजर डायग्राम। ये जो मैंने यूसीएम से इसको रिलेट कर दिया है, इसी को कहते हैं फेजर। तो इसको देखते हैं। तो मान लीजिए कोई पार्टिकल पहले था कुछ, ये मान लीजिए पहले मीन पोजीशन पे था। लेट इनिशियली इट इज ऑन मीन पोजीशन। अब वो समय निकालिए जब ये तीसरी बार अब a/2 पर आ जाए। कितनी बार? थर्ड टाइम। वो टाइम निकालना है। तो एक आसान सा क्वेश्चन है। अब सोचिए पहली बार ये कब आएगा? पहली बार कब आएगा? जब यहाँ से चल करके वो a/2 पर कब आएगा? जब वो यहाँ पे पार्टिकल आ जाए। और यहाँ पे पार्टिकल कब आएगा? जब ये दूरी
ये दूरी a/2 हो जाए। अब ये दूरी a/2 क्या होगी, ये तो मान लीजिए रेडियस a था, तो ये दूरी a/2 कब होगी, तो ये दूरी कितनी थी, ये साइन मान लीजिए थीटा एंगल हो गया होगा, a साइन थीटा, ये दूरी कितनी थी, a/2 आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। तो इतना हमें पता चल गया, जब ये 30 अंश का हो रहा है तब यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बार कब आएगा, a/2 पे ओरिजिन से a/2 दूरी पर कब होगा, जब यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे पार्टिकल कब आएगा, जब यही 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 दूरी इसके बराबर हो जाए। ये दूरी इसके बराबर कब होगी, जब पार्टिकल कहाँ पे हो, कहाँ पे हो, यहाँ पर, या जब यहाँ पे पहली बार गया था, पहले ऊपर तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, उसी बीच में यहाँ पे, फिर दोबारा यहाँ पे आ रहा होगा, और फिर दूसरी बात कब पहुंचेगा, जब दूसरी बात जब पहुंचेगा, जब यहीं पे फिर से आ जाए, फिर से जब आ जाए मतलब कि यहाँ पे पार्टिकल हो। और तीसरी बार कब पहुंचे, अब यहाँ से आया, फिर यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो फिर यहाँ आया, तो जब पार्टिकल तीसरी बार यहाँ पर जब यहाँ पर आ जाएगा तभी पहुंचेगा। अब ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी तो वही a/2 जो मैंने बोला है, तो ये दूरी a/2, मान लीजिए ये भी एंगल थीटा है। अब ये भी एंगल थीटा है, अब ये भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी दूरी, ये जो थीटा दूसरा वाला थीटा है, थीटा 2 इसको मान लो, तो थीटा 2 भी 30 आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे। तो अब ये भी एंगल 30, ये भी एंगल 30, तो ये दूरी, अब ये टोटल एंगल ये वाला कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया। अब ये आप देख रहे हैं, ये भी 30 बना रहा है एक्स एक्सिस से, ये भी 30 बना रहा है, और ये एक स्ट्रेट लाइन पर कितना अंश का एंगल होता है, 180, तो ये एंगल हो गया 180। आप सुनिए, अब थीटा जो होता है, थीटा क्या होता है, थीटा होता है पाई बाई, थीटा जो होता है वो ओमेगा टी होता है। अब हमें क्या चाहिए, टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू कैसे निकालें, तो ये जो कैपिटल टाइम पीरियड जो होता है, वो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो हम 180 को लिख दें पाई, इसको लिख सकते हैं, माने पाई एंगल है ये, तो पाई बराबर ओमेगा टी हो गया, पाई बराबर ओमेगा टी, तो टाइम कितना आ गया, पाई बाई ओमेगा, यही हो गया। इसको टाइम पीरियड के टर्म में वही लिख दे तो सुंदर आंसर हो जाए। तो चलिए वही लिख देते हैं, जैसे पाई बाई ओमेगा हो गया, तो टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता था, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, t/2 हो गया है, यही आंसर हो गया इसका। कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन ये एक छोटा सा एग्जाम होता है जी मेंस नामक, उसमें आते हैं। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे थ्योरी करते हैं। तो मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, दो क्या है पार्टिकल, दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसको मान लीजिए P1, इसको मान लीजिए P2, और दोनों एसएचएम कर रहा है। दोनों का ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, और टाइम पीरियड भी सेम है। एक मेन पोजीशन पर इनिशियल, एक एक्सट्रीम पर होगा। तो अब कैसे करें, तो अब एक चीज़ आप लोग नोटिस कर लीजिए कि ये जैसे रेडियस इसका ये रहा होगा, ये दूरी हमेशा इन दोनों पार्टिकल के बीच में कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, काहे काहे कि इनका ओमेगा सेम है, ओमेगा भी सेम है, ए भी सेम है। चलिए ठीक है, तो इसे सॉल्व करने का मेथड नंबर 1 पहले सीख लीजिए। जो मेथड नंबर 1 होता है अलजेब्रिकली, उसे पहले समझ लीजिए। इस P2 की पहले इक्वेशन आप लिख लीजिए। P2 की इक्वेशन क्या आएगी, पहले एक इनिशियली कहाँ पे है, ये 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, इनिशियली 90 डिग्री पे है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा
तो उसके बाद थीटा ऊटा से बढ़ेगा, तो इनिशियली इसकी इनिशियल फेज जो इसका है 90 डिग्री है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सही है। और इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये तो इनिशियली में मीन पोजीशन पर है, तो इसका आ गया ए साइन ओमेगा टी। ये दोनों की इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या निकाले, इनके बीच की दूरी। अब इनके बीच की दूरी मान लीजिए y1, मैंने इसको मान लीजिए y2 है, ये y1 है, तो इसके बीच की दूरी y1 माइनस y2 ही होगा। अब y1 माइनस y2 कैसे निकालें, ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये है। अब कैसे निकालें, तो इसको इस यहाँ से आप क्या कर लीजिए, ए कॉमन ले लीजिए, तो हो गया साइन ओमेगा। तो इससे ये दोनों वेक्टर का सम, आप ये ना तो आप लोग जानते ही हैं कि दो वेक्टर का सम ये ऐसे हमने ई होता है, तो इसको हम लोग कुछ लिख सकते हैं। अच्छा ये एक चीज़ बताइए, ये वेक्टर किस तरफ है, ये जो y1 वेक्टर आता वो किस तरफ है, अभी तो यहीं पे है, y2 वेक्टर यहाँ पे है, ऐसे है, ये ऐसे है, तो इनका सम क्या आएगा, ये वेक्टर। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, जैसे इसे इस तरह हम लिख सकते हैं दोनों, और दोनों के बीच में एंगल भी 90 डिग्री है, तो इसको ये जो वेक्टर लिखे हैं इसको इस तरह लिख सकते हैं, अंडर रूट y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 2 कॉस पाई बाई टू बाजे y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। y1 कितना था, ए साइन पाई y1 कितना, ए साइन ओमेगा टी, y2 कितना था, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। इसको लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी। अब इसका स्क्वायर करके जोड़ना था, तो ए स्क्वायर प्लस के, अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि 1 हो गया, तो ये बन गया। अब ये रूट के बाहर आया तो रूट 2a बन गया, आया कि नहीं आया, ए रूट 2a, ये तो देखते हुए आप लोग को लग गया था कि हाँ रूट 2a है उधर, तो इस तरह तो ये समझ में आता है, ये हो गया। अब ये तो हम क्वेश्चन पे आए ही नहीं। अब चलिए क्वेश्चन क्या पूछते हैं, क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन पे अभी तक तो हम आए ही नहीं थे, अभी तक तो बेसिक चीज़ें चली हुई गई थी, आपके लोग के पुराने पाप। तो क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये लोग पहले यहाँ पे थे बरोबर, अब ये लोग मूव करेंगे समय के साथ, तो चलिए देखते हैं। तो ये जो दोनों पार्टिकल थे कुछ दूर चलेंगे, अच्छा चलेंगे, तो मान लीजिए कुछ समय के बाद ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे कहीं, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो भी इनके बीच की दूरी यही रहेगी। अब हमें ये नहीं निकालना है, हमें ये निकालना ये दोनों मैक्सिमम दूरी पर कब होंगे। जैसे अब यहाँ पे अगर हम ये फेजर में देख रहे हैं, फेजर में तो ये दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेकिन यहाँ तो बदलेगी। कैसे, ये कैसे आप बोल सकते हैं, कैसे बदलेगी, अरे देखिए जब ये इस तरफ आता हुआ रहेगा, तो ये मान लीजिए पहला पार्टिकल इस तरफ आता हुआ था और ये भी पार्टिकल इस तरफ जाता हुआ था, तो बीच में दोनों से मिल भी जाएंगे ना इस मान लीजिए इस तरफ ये जाता हुआ रहा होगा, ये इस तरफ आता हुआ रहा होगा, तो इस तरफ आता हुआ जब रहा होगा तो वो यहाँ पे कहीं होगा, इस तरफ जाता हुआ वो यहाँ पे कहीं होगा, तो ये दूरी तो सेम रहेगी, ये दूरी इसके ही बराबर रहेगी, लेकिन ये दोनों आपस में तो मिल गए। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना जब ये दोनों अपने मैक्सिमम दूरी पे हों। अब ये मैक्सिमम दूरी पे कब हो सकते हैं, अब आप लोग को यही निकालना है कि वह टाइम जब ये दोनों अपने मैक्सिमम दूरी पर हों। थोड़ा बहुत सोचिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, अब आगे मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे होगा। ये दोनों मैक्सिमम दूरी पर ये दो पार्टिकल कब हो सकते हैं, जब ये मीन पोजीशन के एक दूसरे के अपोजिट साइड हो, पहली कंडीशन, तभी हो सकते हैं, काहे कि इस साइड हो गए तो नहीं हो सकते। तो कोई किसी के मन में आ रहा होगा कि ये कि पहले एक्सट्रीम पर रह जाए, एक दूसरे एक्सट्रीम, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये जब एक्सट्रीम पर होगा तब ये भी एक्सट्रीम पर ही हो। अच्छा चलिए कोई बात नहीं,
तो कब होंगे यही बता दीजिए। तो वही बताने जा रहे हैं। तो मान लीजिए पार्टिकल कुछ यहाँ पे रहा होगा, हमें नहीं पता कहाँ रहा होगा, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे कहीं रहा होगा, हमें नहीं पता कहाँ पे है। हाँ, ये मान रहे हैं कि ये दोनों इस समय मैक्सिमम पर होंगे, ये हम मान रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कहाँ पे हैं। काहे कि हमें पता ही चल जाता तो हम डायरेक्ट समय नहीं निकाल लेते, राजा आदमी हो जाते हैं। तो अभी हम लोग राजा नहीं हैं। तब देखिए हम कैसे निकालते हैं इसे। अब इसे हम ये क्यूसियम की तरह कंपेयर किए, ये पार्टिकल का इसका प्रोजेक्शन लिए, तो ये पार्टिकल को मान लीजिए ऊपर इसको मान लीजिए नीचे आ रहा होगा कुछ, और ये पार्टिकल कैसे जा रहा होगा, ये पार्टिकल भी मान लीजिए कि ये भी इस तरफ है। तो अब चलिए देखते हैं इसका प्रोजेक्शन। यहाँ पे कहीं आया, इसका यहाँ पे कहीं आएगा। अब मैंने कहा था कि इनके बीच की जो दूरी है वाली है दूरिया, ये दूरिया सेम होगी, ये जो दूरिया है ये सेम होगी। और कितनी थी, √2a थी। मान लो यहाँ पे √2a है। और मान लो ये पार्टिकल पहले वाला पार्टिकल थीटा बना रहा है, तो यह एक्स एक्सिस या है, और ये भी इसका रेडियस, ये भी इसका रेडियस, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। होगा कि नहीं। अब ये दूरी a है, ये भी दूरी a है, हम जानते हैं टोटल दूरी √2 है। तो ये एंगलवा पूरा एंगलवा क्या हो गया, साइन, ये एंगलवा पूरा हो गया 2 थीटा। अब ये पूरा एंगलवा हो गया 2 थीटा, लेकिन हमें 2 थीटा से कोई लेना देना नहीं है, हमें कुल मिला जुला के है थीटा निकालना है। तो इस थीटा निकालने के लिए ये छोटी सी दूरी, ये खाली ये आधी दूरी, ये a साइन थीटा होगी, और ये भी दूरी कितनी होगी, ये भी a साइन थीटा होगी। तो ये √2a जो है ये 2 साइन थीटा के बराबर हो जाएगी, 2a साइन थीटा। अब a से ये कट गया, ये 1/√2 साइन थीटा की वैल्यू आ गई, मीन्स थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ गई यहाँ से। तो एक्स एक्सिस पर ये 45 डिग्री यहाँ से ये बना रहा होगा निगेटिव एक्स एक्सिस से, और निगेटिव एक्स एक्सिस नीचे के तरफ ये 45 डिग्री बना रहा होगा। माने 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 का माने। अच्छा, अब ये सोचिए कौन सा पार्टिकल यहाँ पे होगा, कौन सा पार्टिकल यहाँ पे होगा। अरे जो यहाँ पे पहले था वही तो पहले आगे होगा, तो ये पार्टिकल ये यहाँ पे रहा होगा। तो अब सेम दूरी है, सेम समय में है, तो सेम समय में सेम एंगल नहीं ट्रेवल करेंगे। इससे भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन आगे होता। जैसे ये कितना एंगल कुछ ट्रेवल किया हो, जैसे ये मान लीजिए वो 135 अंश ट्रेवल किया, लेकिन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पे आना ज़्यादा एंगल ट्रेवल होगा ना। जैसे ये 90 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, यहाँ पे आना, ये भी 135, ये भी 135, मीन्स जो आगे होगा वही आगे रहेगा, क्योंकि दोनों उतना ही एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, जो कि सही भी है। तो दोनों कितना एंगल ट्रेवल कर रहे हैं, 135 डिग्री, 135 मीन्स 3π/4। तो किस टाइम पर होगा, जब ये यहाँ पे जो पार्टिकल था यहाँ पे आ गया, मतलब 3π/4 का एंगल ट्रेवल किया। तो टाइम निकालना है, तो थीटा बराबर ω t होता है, तो 3π/4 = ω t। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 3π/4 ω। अब हमें टाइम पीरियड वाले जो फॉर्मूला होता है उसके टर्म में चाहिए उत्तर, तो उसके टर्म में कैसे लाए उत्तर, वो देखिए। तो वो जो होता है वो t बराबर 2π/ω होता है, बरोबर। तो इन दोनों को काम कीजिए, आप भाग दे दीजिए, थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा। नहीं तो वैसे भी हम बना ही सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ऊपर नीचे किससे गुणा कर दीजिए, यहाँ पर नहीं तो रहने दीजिए, इसको भाग ही दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। तो t/t = क्या हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, बाजे, तो 2/3/4। तो t/t की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3। तो t की वैल्यू कितने आ गई, 3t/8। यही क्या हो गया आंसर। ये जो क्वेश्चन ये भी मीन्स लेवल का है। अभी एडवांस लेवल का मुझे लगता है इस वीडियो में पढ़ाऊंगा ही नहीं मैं। एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट यही होंगे, पार्ट ऑफ एस एच एम पे, ये जो ये नहीं कि पेंडुलम रह के घुमाऊंगा खाली,
और स्प्रिंग के कुछ कॉम्प्लेक्स केसेस, इसको एडवांस लेवल के अलग वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसमें तो मेंस खाली चलेगा, और मतलब इसमें भी एडवांस के 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन बेसिक वाले। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे तो अब ज़्यादा क्वेश्चन करवाना तो करवाएंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो अब थ्योरी भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। तो जैसा कि आप हमने इसके बेसिक बेसिक कुछ केसेस कर लिए, जैसे एसएचएम क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, इसकी कहानी हमने कर ली। अब हम आते हैं कि कुछ मैकेनिक्स को जोड़कर बना दें। तो मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा न्यूटन चच्चा फेमस है। न्यूटन चच्चा का क्या नियम है? न्यूटन चच्चा 3 नियम देखे चले गए हैं, तीनों नियम के कारण हम लोग जूझ रहे हैं। तो उसी जूझते हुए हम स्प्रिंग के कुछ केसेस कर लेते हैं छोटे मोटे। तो स्प्रिंग का सबसे फेमस केस होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो हेडिंग डालिए क्या, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, इसे हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या फिर हेडिंग डाल चुके होंगे आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का देखते हैं। मान लीजिए एक ये ईंटा रखा हुआ है जिसका मास m है। चलिए कोई बात नहीं, ये एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए k है। क्या है? k। अब इस ईंटा को थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिए। चलिए ठीक है, कर दिए। तो इस ईंटे पर स्प्रिंग किस तरफ फोर्स लगाएगी? इधर की तरफ ये kx फोर्स लगाने लगी स्प्रिंग, और इस फोर्स को न्यूटन चचा कहे गए हैं कि एफ नेट बराबर एम ए के बराबर होता है। तो बस पुट कर दे। तो अब ये मान लीजिए इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो एक्स इस डायरेक्शन में, लेकिन ये खींचा इस फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, तो मान लीजिए इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो के एक्स बराबर एक के बराबर हो गया एम ए के। बहुत सही। अब a बराबर -kx/m। अब इसे हम उससे कंपेयर कर लें, जैसे a बराबर -ω²x। इससे हम कंपेयर कर लेते हैं, जो एसएचएम की कंडीशन थी। तो इससे हम कंपेयर करते हैं तो ओमेगा की वैल्यू √k/m आ जाती है। तो इसका टाइम पीरियड 2π√k/m/k आ गया। इसका फॉर्मूला ये आसान सा केस होता है, इसका डेरिवेशन यही है। ये तो हो गया आसान सा केस। अब एग्जाम में ये तो थोड़ी ना पूछेगा। तो अभी तो हम सबका डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेरिवेशन एक साथ कर लेते हैं। तो मान अब ये तो हो गया 1 ब्लॉक सिस्टम। 2 ब्लॉक सिस्टम भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। 2 ब्लॉक सिस्टम देखने के लिए मान लीजिए एक ईंटा यहाँ पे रखा है, एक ईंटा यहाँ पे रख दिया। स्प्रिंग का कांस्टेंट के हो गया, इसका मास अभी m1 m2 ही मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा जनरल केस के लिए हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इस वाले ब्लॉक को थोड़ा सा एक्स डिस्टेंस खींच दिए। अब इसे सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? पहला तरीका रिलेटिव मोशन की तरफ सॉल्व कर सकते हैं इसे हम। तो वो कैसे करेंगे ये तो बताइए, तो भी करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे? तो अगर हम ऐसा देखें कि रिलेटिव मोशन वाला तरीका पहले देखिए। रिलेटिव मोशन वाला, हम गए इस पर बैठ गए, इस दूसरे वाले ईंटे पर मान लीजिए हम इस पर बैठ गए। चलिए बैठ गए, कोई बात नहीं। तो स्प्रिंग जब खींची थी तो इस पर भी नहीं फोर्स लगाई थी। अरे जितना फोर्स इस पर लगाएगी उतनी फोर्स इसे इस तरफ खींचेगी, इस तरफ खींचेगी। चलिए कोई बात नहीं। तो इधर इसे इस तरफ खींची, इस तरफ खींची होगी, और उसका एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? a=kx/m1 आ गया। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत सही। अब ये जो खींचा था, अब यहाँ पर अब इस पर फोर्स है, तो ये जो होगा ये अपना एक्सेलरेशन इसे उल्टा करके दे देगा, और प्लस में स्प्रिंग भी इसी तरफ इस पर फोर्स लगा दी, क्योंकि ये इस तरफ खींचा तो इस तरफ फोर्स लगा दी, तो स्प्रिंग का भी kx हो गया। तो इस तरफ टोटल फोर्स कितने हो गए? kx प्लस ये m में kx प्लस
के एक्स यम टू बाई यम वन इज इक्वल टू यम टू ए इस ब्लॉक का एक्सिलरेशन। चलिए बहुत सही। अब के एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया, क्या बन गया, यम वन प्लस यम टू। अब इस यम को नीचे ले आइए और ये कि यम वन पहले से यम वन यम टू इज इक्वल टू ए बन गया। इसे क्या कहते हैं, इसे हम रिड्यूस मास कहते हैं, जिसे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बराबर क्या आ गया, के बाई म्यू इज इक्वल टू इंटू एक्स, ये आ गया। ठीक है, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के। इसे याद रख लीजिए या फिर मत याद कीजिए, क्योंकि कभी सुंदर केस देगा ही नहीं। हमेशा जब भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। अब दूसरा तरीका इसके डेरिवेशन का क्या होगा, दूसरा भी देखते हैं, काहे एक संतुष्ट हैं, दो हम देखेंगे। मैकेनिक्स की जानकारी होनी चाहिए। तो दूसरे तरीके में क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए बीच में स्प्रिंग लगी थी, रखा हुआ था, तो एक चीज हमें देखिए, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मैकेनिक्स की जानकारी रखनी होगी। जैसे हम देख रहे हैं कि इस पर कोई स्प्रिंग पर कोई नेट फोर्स तो काम नहीं कर रहा है, स्प्रिंग जो फोर्स लगा रही वो आपस का ही मैटर है, तो जिसके कारण से इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। ये समझ में आया, समझ में आया, हाँ नहीं भी आया होगा कह हाँ समझ में आया, सेंटर ऑफ मास में पढ़े होंगे। तो इस मान लीजिए ये इसे हम डिस्प्लेस कर दी एक्स से, तो इस पर फोर्स कितना, तो देखते हैं आगे। तो यम टू ए बराबर के एक्स हो गया, इस पर जो फोर्स लगा तो इससे थोड़ा सा ही डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि बीच में कैमरा ऑफ हो गया था। तो ये देखते हैं कैसे करें इसको। तो ये जो मैंने बोल दिया कि जो सेंटर ऑफ मास का वो डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब सेंटर ऑफ मास भी कहीं डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो मीन्स ये दोनों तो ब्लॉक होंगे, ये दोनों एक साथ सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेलरेशन करें, एसएचएम करेंगे। ये समझ में आया, हाँ। तो इसे हम ये दीवार के तरह ट्रीट कर सकते हैं कि बीच में सेंटर ऑफ मास कहीं रहा होगा, जैसे मान लीजिए या M1 M2 दोनों का मास है, तो कहीं पे सेंटर ऑफ मास रहा होगा, हमें नहीं मालूम कहाँ है। एक चीज ये जान लीजिए, हमें नहीं मालूम कहाँ है, कहीं रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं मालूम है कहाँ है, लेकिन कहीं रहा होगा। मान लीजिए इनके बीच की टोटल दूरी मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कुछ यल रही होगी। क्या होगा, यल रही होगी। अब देखते हैं, तो यल रहा होगा, रही होगी, तो अब क्या होगा देखते हैं। तो इनके बीच की अगर दूरी यल रहा होगा तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। मान लीजिए हम इससे दूरी देखें सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास की ये पार्टिकल से ये दो पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की दूरी एक पार्टिकल से कैसे देखते हैं, तो वो दूरी मान ऐसे देखते हैं कि दूसरे पार्टिकल का मास इनटू दोनों के बीच की दूरी डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये समझ में आया, नहीं आया होगा, अरे डेफिनेटली नहीं आया, सुनो नहीं आया होगा, मैं मान रहा हूँ। इसको मान लो कि ये ओरिजिन पे है 0,0 पे, और ये कब कहाँ पे हो जाएगा, L,0,0 पे। ये समझ में आया। तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कैसे लिखते थे, m1 इंटू एक्स वैक्टर प्लस m2 इक्वल टू x2 वैक्टर डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर देखो x वैक्टर 0 0 है, तो m1 इंटू 0 0 हो गया, प्लस यहाँ पर देखो x वैक्टर कितना है, m2 इंटू एल है डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। समझ में आया, मतलब कि ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी हो गई m2l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये समझ में आया तो बोले हाँ। और ये दूरी कितनी होगी, जो बची होगी। अच्छा कितनी बची होगी, अरे कितनी बची होगी क्या, जैसे निकाल लो यार, ये दूरी हमें चाहिए, तो ये दूरी चाहिए, ये m1l अपॉन m1 प्लस m2 होगा।
चलिए ठीक है। तो हम इस एसएचएम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ से एक दीवार के तरह मानने वाले थे। तो ये कुछ है, मान लीजिए उस जिसके लिए ये कुछ है x1 दूरी खिंचा अंदर आया होगा। चलिए ठीक है। और ये x2 गया होगा। अभी इसको अभी आप लोग ऐसे रखने दीजिए। तो ये जो x1 प्लस x2 होगा, ये टोटल जो स्प्रिंग से खींचा होगा उसके बराबर होगा। चलिए ठीक है। आप क्या करें ये तो बताइए। अब ये जो स्प्रिंग को बीच में से काटे, तो स्प्रिंग को काटें, स्प्रिंग को क्या किए हैं, काटे हैं। तो स्प्रिंग को क्या काटे हैं, तो स्प्रिंग का कांस्टेंट बदल जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट बदल जाएगा। वो कैसे बदलेगा देखते हैं वो। तो आप लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में पढ़े होंगे, एफ इक्वल टू ए वाई बाई एल इंटू डेल्टा एल होता है। ये डेल्टा एल क्या होता है, ये चेंज इन लेंथ होता है। तो इसको हम इस तरह नहीं ट्रीट कर सकते, इज सिमिलर टू एफ इक्वल टू के एक्स। तो के की वैल्यू क्या आई, ये आई। और ये जो वाई होता है यंग्स मॉड्यूलस में, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, वहाँ मटेरियल हम चेंज कर नहीं रहे हैं। ये जो होता है एरिया होता है, वहाँ एरिया भी हम चेंज नहीं, बस खाली हम लेंथ चेंज कर रहे हैं। तो ये जो होता है के इक्वल टू ए वाई बाई एल था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ लेंथ के। चलिए ठीक है। तो मान लीजिए वो जो बीच में था दोनों ब्लॉक, मान लीजिए दोनों ब्लॉक ऐसे था, ये बीच की दूरी यहाँ पे ऐसे थी। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास यहाँ से m2l बाई सिग्मा mi था, यहाँ m1l अपॉन में सिग्मा mi रहा होगा। तो हम ये दूरी जानते हैं, ये भी दूरी जानते हैं, और के जो होगा वो दूरी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए ये भी हम जान गए। अब आप क्या करें, आगे देखिए क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं हम, क्या क्या करते हैं। तो k इक्वल टू ए वाई बाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया दूरी के। चलिए ठीक है। तो मान लीजिए इधर वाले इतना जो स्प्रिंग बचा उसका k1 का स्प्रिंग कॉएफिशिएंट, इसका मान लीजिए k2। तो k1 बाई k2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/L1 माने 1/L1 प्लस 1/L2 मीन्स L2/L1। चलिए ठीक है। L2 क्या है, ये दूरी कितनी है, ये दूरी है m1l अपॉन में सिग्मा mi। L1 कितना है, m2l अपॉन में सिग्मा mi से सिग्मा mi बाजे यल से यल बाजे। k1 बाई k2 की वैल्यू क्या आ गई, m1 बाई m2। अब देखिए इस पर फोर्स कितना लगेगा, आप कहेंगे क्या लगेगा। देखिए इसका फोर्स इस पर जो फोर्स लगेगा वो k1x लगेगा, जो कि m1a के बराबर होगा। चलिए ठीक। मतलब कि k2x2 जो लगेगा वो m2a के बराबर होगा। चलिए ये भी ठीक है। आप क्या करें, अब तो कुछ बताइए। अब एक चीज और हम लोग देख लिए, जो x1 प्लस x2 है। अच्छा क्या है x1 प्लस x2, जो x1 प्लस x2 है, x1 प्लस x2 जो वो x के बराबर है। ठीक है। x1 को क्या लिख सकते हैं, सोचिए क्या लिखें x1 को। चलिए हो गया क्या लिखें x1 को लिखते हैं m1 अपॉन में k1 इंटू ए, और x2 को लिख दें m2 अपॉन k2 इंटू ए, और दोनों को भाग दे दें, x1 बाई x2 आ गया m1 k2 डिवाइडेड बाई m2 k1। चलिए ठीक है। हाँ, या फिर कुछ और करें इसको,
क्या कर सकते हैं इसे, एक चीज़ और हम देखें, ये जो K1 है प्लस K2 है, नहीं समझे, इसको इसको 2 मिनट छोड़िए, इसको 2 मिनट छोड़िए। जैसे कि मैंने बोला था कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो 0 होगा, ये मैंने बोला था। अच्छा चलिए ठीक है, तो हम एक चीज़ देख लें, ये जो इसका जो सेंटर ऑफ मास का, इस पर कोई कंफ्यूज नहीं रहेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। अब वो कैसे निकालें, तो ऐसे देख लीजिए, m2 m1 m2x2 प्लस m1x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही तो होगा सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, जो कि 0 होगा। तो यहाँ से आ गया m2x2 प्लस m1x1 इक्वल टू 0, m2, पंखा बंद कर देते हैं। तो ये आ गया x2 और x की वैल्यू, चलिए ठीक है। अब दूसरी जगह देखते हैं, मैंने बोला था शुरुआत में ही कि ये जो इधर से इसको x डिस्प्लेस किए थे, तो क्या करें, हाँ इसको x डिस्प्लेस किए थे, तो m2a इक्वल टू के एक्स आया था, जो पूरा वाला k था, मतलब स्प्रिंग का असली वाला k, और यही m2a k2x2 के भी बराबर है, मीन्स ये और ये भी बराबर होंगे, तो k2x2 इज इक्वल टू के एक्स भी होगा। तो यहाँ से k2 की वैल्यू क्या आ गई, के एक्स अपॉन में x2, बहुत सही। अब आप क्या करें, अब हमें x2 की वैल्यू पता है, अच्छा पता है, कहाँ पता है, पता है, सोचिए कहाँ पता है, ये x2 है क्या, क्या है, आप ही बता दीजिए क्या है। ये जो x2 है वो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब सेंटर ऑफ मास का करूँ इस वाले ब्लॉक का, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है। और जब हम देखेंगे कि दोनों डिस्प्लेस हुआ तो सेंटर ऑफ मास भी यहीं आ जाएगा, मतलब कि यह जो x2 होगी वो जो दूसरा मास है उससे दूरी भी यही आ जाएगा। तो दूसरे वाले से दूरी कितनी थी, कितनी थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चले देख ही लेते हैं, निकाल ही लेते हैं, क्या इतना ढूंढना कौन जाए। तो के एक्स अपॉन में m1 इंटू दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, आप वो देखें, नहीं तो चलिए ये x2 की वैल्यू क्या थी, एक बार देखते हैं, ये एक मिल गया, मिल गया, x2 की वैल्यू क्या रखें हम, तो x2 की वैल्यू आ गई यहाँ से, x2 की वैल्यू आई थी माइनस टाइम m1 x अपॉन में m2 प्लस m1, बहुत सही। बस उठा के हम क्या रखते हैं, यह x2 की वैल्यू, तो k2 इक्वल टू के एक्स, अगले पेज पे करते हैं नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अरे राम, k2x2 जो था वो m2a के बराबर था, वही बराबर था kx के, अच्छा तो k2x2 इक्वल टू kx हो गया, अच्छा चलिए ठीक है। अब x2 क्या आया था, जैसे x इक्वल टू आया था माइनस टाइम x2 इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1, रख दो, तो यहाँ से k2 की वैल्यू क्या आ गया, x2 तो x2 कटेगा, इक्वल टू माइनस टाइम k इंटू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1, चलिए ठीक है। और ये जो ब्लॉक बना था, इसे यहाँ से दीवार खींचे थे, तो ये जो ब्लॉक था इसका टाइम पीरियड ही हमें निकालना था, जो कि हम पहले जानते थे, अगर ये सिंगल ही होता तो उसका टाइम पीरियड m2/k होता, चलिए ठीक है।
m2 बाई मतलब k2 होता। अब k2 की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, k2 की वैल्यू ये निकाल चुके, फटाक से पुट कर दिए। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट m2। अब ये नीचे था, ये ऊपर चला गया जाएगा डिवाइड जब होगा, तो m2 m1 डिवाइडेड बाई k टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2, जो कि क्या हो गया, इसकी वैल्यू हम क्या लिखते थे, म्यू। तो टाइम पीरियड किसके बराबर आ गया, 2 पाई अंडर रूट म्यू बाई के, इति सिद्धम। और यह तरीका तुम्हारे स्कूल में खाली बताया गया होगा, जबकि मैंने एक आसान सा तरीका पहले ही बता दिया था। यही आपको दिखाता हूं, कहाँ गया, कहाँ सिद्ध किया था, कहाँ सिद्ध किया था। हाँ, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही सिद्ध कर दिया था रिलेटिव मोशन वाले तरीके से। कितने लाइन में लगे, 4 लाइन, समाप्त। तो ये यही होता है टैलेंट। तो अब आगे की वीडियो में आगे थोड़ा एडवांस लेवल के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, एक छोटा सा और डेरिवेशन देख लेते हैं, छोटा सा है, उसको कर लेते हैं। तो खाली आगे अब एडवांस लेवल के ही करने रहेंगे। एक छोटा सा फ्लूइड का एसएचएम देख लेते हैं। फ्लूइड में तो फ्लूइड में क्या होगा, मान लीजिए कोई एक बर्तन है, बर्तन में पानी भरा हुआ है। अच्छा चलिए, पानी भर दिए। अब पानी भर दिए, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है। अच्छा चलिए, डूबा हुआ है। मान लीजिए कुछ पहले ये जो डूबा था, ये कुछ मान लीजिए यह ऊंचाई डूबा हुआ था, छोटा सा। तो अब यहाँ पे पहले डूबा हुआ था, तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम में रहा होगा, तो जो जो इसका बाइंड फोर्स लगा होगा, ऊपर की तरफ बाइंड फोर्स लगा होगा, गंगा मैया वाला बल। कहा जाता है जब पानी में किसी को डुबाते हैं, तो गंगा मैया ऊपर की तरफ ढकेलती हैं कि जो न बच जाए। तो वही जो ढकेलती हैं, तो वही बल लगाती हैं, और उसी बल को बाइंड फोर्स कर देते हैं। तो इसलिए गंगा मैया वाला बल है। तो ये जो गंगा मैया वाला बल है, ये जब mg के बराबर होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तभी नेट फोर्स 0 होगा। चलिए ठीक है। तो अब क्या करें, अब ये जो बाइंड फोर्स होता है, वो क्या होता है, बी इनसाइड इंटू रो जी। रो क्या है, इसकी डेंसिटी, मान लीजिए इसकी डेंसिटी रो हो रही होगी। ये जब mg के बराबर हो जाए, तब जाके इक्विलिब्रियम बजा दीजिए। अब बी इनसाइड कितना है, ये दूरी, ये मान लीजिए इसका एरिया कुछ रहा होगा ए, और इसकी जो ऊंचाई, टोटल ऊंचाई मान लीजिए, टोटल ऊंचाई रही होगी कुछ अभी के लिए मान लीजिए 2h रही होगी, सुंदर वैल्यू के लिए 2h रही होगी। तो और ये एच डूबा माने आधा डूबा हुआ, तो इसका अंदर के तरफ बी इनसाइड कितना हो जाएगा, ए इंटू एच इंटू रो इज इक्वल टू। अब मास क्या होता है, जैसे रो बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम, तो रो इंटू टोटल वॉल्यूम, तो रो इंटू 2h। बहुत सही, 2h। अब रो इंटू 2h हो गया, बाजे, यस से एच कटा, मैंने रो इंटू 2h इंटू ए से ए कटा। बहुत सही। चलिए, मीन्स अब क्या करें, अब ये जो बी इनसाइड इंटू रो जी था, जब इसके mg के बराबर था, तब तो चलिए ठीक है, तब ये तो दोनों इक्विलिब्रियम में रहा होगा। कैसा होगा, रहा होगा। यहाँ तक की कहानी तो ठीक थी। अच्छा, एक सेकेंड, ये जो रो है, ये ऑब्जेक्ट का है, रो, और इसको रो लिक्विड मतलब लिख लीजिए, नहीं तो यहाँ से रो लिक्विड की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ रो ऑफ ऑब्जेक्ट आ गई। ये एक चीज मान लीजिए। अब अब हम क्या करेंगे, यह जो ऑब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा और डुबा देंगे। छा, डुबा दिए। अब ये क्या करेगा, अब देखिए, अब इस पर नेट फोर्स आएगा। तो नेट ये फोर्स एक नीचे लगा mg प्लस, अब क्या हुआ, अब बी इनसाइड जो था पहले कितना था, ए इंटू एच था, अब ये बी इनसाइड हो गया ए एच प्लस यक्स जो हम डुबाए, इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। चलिए, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, बहुत सही।
अब ये जो होगा, अब इसका कुछ एक्सेलरेशन आया होगा, वो यम ए के बराबर आया होगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यम जी प्लस, अब इसको खोल लीजिए तो ए एच इंटू रो यल इंटू जी। हाँ, ए प्लस कर दिया, ये ऊपर की तरफ लगा था ना फोर्स, तो ये माइनस हो जाएगा। रो इंटू यल इंटू जी माइनस रो यल जी इंटू एक्स आ गया, ये बराबर एम में। अभी हम सिद्ध किए थे, तो एम जी जब जो था वो ए एच रो यल इंटू जी के बराबर था। बाजे, तो एम ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रो ऑफ लिक्विड जी इंटू एक्स। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टाइम रो ऑफ लिक्विड जी इंटू एक्स अपॉन में यम, ये आ गया। तो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट यम बाई रो ऑफ लिक्विड इंटू जी। अब वैल्यू रख दीजिए, जैसे अब रो ऑफ लिक्विड की वैल्यू हम रो ऑफ ऑब्जेक्ट सेट किए, सब वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने सुंदर सुंदर वैल्यू मान के किया है, तो सुंदर आंसर आया है। थोड़ा बहुत बदसूरत भी आ सकता है। ये तो फ्लूइड में हो गया एसएचएम। और छोटा सा करवा देते हैं किसमें, ग्रेविटेशन में, या फिर रहने दे। चले ग्रेविटेशन का क्या करें, रहने दे देते हैं, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे ग्रेविटेशन, बहुत समय भी हो गया।